नहीं है पुरानी। पता नहीं वो कौन सी जगह मुझे पता नहीं क्या जाता है। सारी बुजुर्गन मित्रन दिनन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े तमाम दोस्तन शुभकामनाएं नमस्कार। पनु कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन तरफ वेलकम। I started to witness बराबर पुरुष अकनम पे 2007 तारीख ये सितंबर के 7 पनु कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन तरफ प्रोग्राम कन्वेंशन सेमिनार पब्लिक रैली या पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन मैटर्स सच इनवेरिएबली 14 सितंबर गठन क्या 14 सितंबर जो Royce Patterson established Martyrs Day मगर आज जज्मेंट्स वक्त नजाकत वचित वक्त डिमांड वचित सारे पन्ने समाज ब्रोह कन इंतहाई नाजुक तो संगीन मसल जालिद और सारी पनु कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय कि 14 सितंबर 2002 पद करो ये कन्वेंशन और 7 ब्रोड 7 सितंबर 2002 तो 14 सितंबर करो एक बेनेटिव प्रोग्राम यमन सारे शहीदन प्रॉपर श्रद्धांजलि दी। और बदलाव समझ चाहे सैनिक आप अपने आप सुप्रीटा at the same time organization हम responsibility own करन demonstrate करें। ऐसी यूएन नोट issues या मतलब
Sanis समाजमन हर कश बाशूर फर्दस ये चेन नाइस कि हमने इशूर शे Jammu Kashmir Assembly elections, the big nominal so-called इक्तिसादी पैकेज यानी इकोनॉमिकल पैकेज, yes, Minister of State for Home I.D. Swamian declared it. बच्चों आपको पैकेज लगातार समय जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ ऐवानन मंज प्रेस कॉन्फ्रेंसन मंज तो बाकी अलग अलग एक्टिविटीज के लीडर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स to commence the deliberations. I will request Dr. I.K. Chundu, Chairman from Kashmir Organization, Dr. M.K. Cain, Chairman, Advisory Committee of Jammu Kashmir, Dr. Shakti Ban, Chairperson, Daughters of the Staff Women's Wing of Jammu Kashmir, Professor B.M. Khotidar and Professor M.L. Kaur, both worthy members of our Advisory Committee of Jammu Kashmir, Mr. Shailendra Rana, Editor-in-Chief Kashmir Sentinel, Mr. Kuldeep Rana, General Secretary from Kashmir Organization, and Satish Sheikh, the Chief Area Coordinator from Kashmir, to come on the stage, lighten the lamp of this convention and invoke the mercy and blessings of Jagadamba before we commence the proceedings of this program. सर हाँ ऐसे यहाँ इस तरफ आगे नहीं आएंगे Now may I call upon Jammu Kashmir to introduce the deliberations on the already mentioned issues. Dr. M.K. Cain. बोलना तो मुझे ऐसे ही है जैसे मैं बोलता हूँ वैसे मेरी ये जबान जो है हिंदुस्तानी इतनी अच्छी नहीं है, so you have to bear with me. कहना तो ज्यादा नहीं है, कुछ दो एक बातें हैं।
जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और जिनका इम्पोर्ट इस देश के लिए, हमारे लिए, इस स्टेट के लिए बड़ा फंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 3-4 महीने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, हिंदुस्तान की सारी नेशनल पार्टीज ने ये रट लगाई कि जम्मू एंड कश्मीर में फेयर और फ्री इलेक्शन करना जरूरी है। लगता ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातों से, नेशनल लीडरशिप के हवाले से, कि आज तक जो इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं या सारे भारत में हुए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। इनकी क्या मजबूरी थी, बड़ा लंबा मसला है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। मगर एक प्रॉब्लम जो, एक बात जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है उसकी मेमोरी इतनी शॉर्ट है, शायद 5 साल भी उस मेमोरी का एक्सटेंड नहीं। पहला इलेक्शन जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ वो 1950 में 73 लोग बन गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 2 लोग जो कंटेस्ट करना चाहते थे, एक के तो पेपर रिजेक्ट कर दिए गए और दूसरे को इलेक्शन के प्रोसेस से बढ़ा दिया गया। यहां पर ऋषि कुमार कौशल जी बैठे हुए हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है, साथ रहे हैं सारे प्रोसेस के पिछले 50 साल। इनको मालूम है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मगर उसके बारे में 1950 के इलेक्शन के बारे में न किसी पार्टी ने, न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई हवाला नहीं दिया। हवाला किया जाता है हमारे सामने 1977 कि एक इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है जो फ्री एंड फेयर हुआ है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। 1957 में टोटल बैकआउट था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ताकि मामलात के तहत। इसके बाद जो दूसरा इलेक्शन आया, ये पहला इलेक्शन था 1957 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर के तहत। 62 में भी टोटल बाइकआउट था मुस्लिम्स का ताकि मामलात के तहत। 1967 में टोटल बाइकआउट था मुस्लिम्स का ताकि मामलात के तहत। 1972 में टोटल बाइकआउट था फिर ताकि मामलात के तहत। वोट जम्मू के लोगों ने लिए, वोट कश्मीर के हिंदुओं ने लिए, लद्दाख के बुद्धिस्ट ने लिए और 10-12% कश्मीर की पॉपुलेशन जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके 10-12% ने वोट डाले। टोटल 50% से ज्यादा ही बनता था। और जब आप स्टैटिस्टिक्स डिटेल तरीके से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि यही नजदीक इसी तरह से इलेक्ट्रेट का परसेंटेज, जो इलेक्शन में वोट पड़े उनका परसेंटेज जो है वो 48-50 ये नजदीक है। इसमें मैंने रेफरेंस इन इलेक्शन को आपको इसलिए दी कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या नेशनल पार्टीज का एम्फेसिस है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर,
इसके पीछे क्या है? किसको दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? इलेक्शन कमीशन मिस्टर लिंडो यहां आते हैं, कहते हैं यहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, जबकि 1 मिलियन के करीब लोग हैं जो विस्थापित हैं। लिंडो इज ऑन रिकॉर्ड, गुजरात में 20,000 के करीब पाए हैं विस्थापित, इसलिए वहां इलेक्शन नहीं हो सकता है। हमें 5 इंटरनेशनल मुस्लिम इंटरनेशनल के जहादी ग्रुप्स जो हैं कन्वर्ज किए हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर। एक इंटरनेशनल प्लान के तहत कि यहां इलेक्शन में क्या किया जाए या क्या न किया जाए, होने दिया जाए या न होने दिया जाए, फिर भी ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। इसके पीछे है क्या? हम आधा मिलियन लोग हैं विस्थापित लोग, हमें तो मालूम है आपको वोट देने की रेलेवेंस नहीं है हमारे लिए, उनके लिए कोई रेलेवेंस नहीं है इस इलेक्शन की, हमारे लिए तो बिल्कुल ही नहीं। पिछले 12 साल से बैठे हुए, फिर भी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहलाया जा रहा है। मगर ये किसके लिए, क्यों कहा जा रहा है, क्यों इस पर फैसला दिया जा रहा है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is trying to pull wool over the eyes of the Indian people, possibly they can do it, and they've been doing it for the last 50 years. They may also want to pull wool over the eyes of a number of the peoples outside India. They can do that as well. They will be wool, possibly trying to pull wool over the eyes of the major international powers. मगर इस बात तो सबको मालूम है कि ऐसे जो अटेम्प्ट्स होते हैं उनसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं बनता। कल किसको कहेंगे ये? कल इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलती है, सारी मैकेनिज्म चलता है जो इसको फ्री एंड फेयर बनाता है इस इलेक्शन को। उसके बाद कल ही कांग्रेस के जो नेशनल पार्टी है, मेजर नेशनल पार्टी है, उन्होंने कहा कि इट्स अ फ्रॉड बीइंग परपेट्रेटेड ऑन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। आज का इलेक्शन पाकिस्तान भी यही कहेगा, कुवैत भी यही कहेगी, और उसके बाद अमेरिका भी यही कहना शुरू कर देगा। इस एक्सरसाइज का जो बेस है वो एक कि जो प्रोसेस पिछले 50 साल से चला, उस प्रोसेस से इंडिया की छवि को बहुत नुकसान, आज एक बहुत जबरदस्त सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का वो फेस कर रहा है इंडिया, इसी वजह से, इसी प्रोसेस की वजह से। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आज बिल्कुल उखड़ा पड़ा हुआ है, 5-5 हो गया है, इसी प्रोसेस की वजह से। इंडियन पॉलिटिक्स पर इतना जबरदस्त असर हुआ है इसी प्रोसेस की वजह से, और इसी प्रोसेस को आज तक हमने लीजिटमाइज किया है। आज वक्त आया है कि इस प्रोसेस से हम अलहदा हो जाए। हमने ये फैसला किया अपनी जगह कि हम जो अपने भाई हैं यहाँ विस्थापित सब लोग जो हम हैं, बाकी लोग जो है, उनसे कहें, निवेदन करें, सीधी बातें कहें कि साहब ये प्रोसेस जो पिछले 50 साल चला है, इससे आपको फायदा नहीं हुआ। फायदे का सवाल छोड़िए, आप आज से इसी प्रोसेस की वजह से उखड़ करके आज विस्थापित हैं। हिंदुस्तान के लोगों को भी कहें कि ये जो प्रोसेस पिछले 50 साल आपने
हिंदुस्तान की हुकूमत को भी कहें, ये जो पिछले 50 साल आपने प्रोसेस ऑपरेशन में रखा जम्मू कश्मीर में, इससे आपको फायदा नहीं हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है आपकी छवि को। एक बात तो ये, एक दो बातें मैं और करना चाहता हूं कि हमने से कुछ लोग शायद इस वजह से कि उनको कुछ पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उन्होंने ऐसे प्रपोजिशंस आप लोगों के सामने, हमारे सामने भी रखे, लाइक कॉन्फ्रेंस एंड एक्साइट, पॉलिटिकल स्पेस इन आजादी कश्मीर, ऐसी बात। मैं दो एक बातें इन पर इस पर कहना चाहता हूं। आज तक डेमोक्रेसी पिछले 100-150 साल से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो ऑपरेशन रहा है, आप अगर उसको एक पन्ने किताबों के, अखबारों के, जो भी आप रिकॉर्ड्स के छान में 150 साल के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो सारी वर्ल्ड की हैं उसको छान करके देखें, तो आपको कहीं एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा जिसको हम नॉन टेरिटोरियल कॉन्फ्रेंसी कहते हैं। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इलेक्शन का बेसिक यूनिट जो है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं इसलिए कुछ थोड़े दावा के साथ ये बात कह रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट पढ़ाया है, मेरी नजर में कहीं नहीं है। एक बात तो ये, मगर अकल का किताब दूसरी तरफ से देख लीजिए। इंडियन लीडरशिप ने हमारे इन लोगों, इन दोस्तों से ये कभी क्लियरली नहीं कहा कि भाई डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में किसी जगह नॉन टेरिटोरियल कॉन्फ्रेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, उसका बेसिस भी टेरिटोरियल कॉन्फ्रेंसिस पर है। ये बहस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उठी उस वक्त जिस वक्त एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करना हाउस ऑफ पीपल के, तो वहां पर क्लियरली कहा गया कि दैट दे विल नॉट रिप्रेजेंट एनी कॉन्फ्रेंस, दे विल रिप्रेजेंट ए माइनॉरिटी। स्पेशल कंसेशन वाज गिवन फॉर दिस। मैं मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी एक्साइल का एक नया नियम दिया जाता है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान ही ऐसा एक मुल्क है जहां पर आप हर एक पुरानी बात को नया मानी देते हैं या हर एक नई बात को पुराना मानी देते हैं, यहां पर तो ये होता है। मगर अगर ये हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के लोग माने भी तो आपको सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड करना है, बदलना है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं अमेंड करना है, उसके बाद सारे जो एंसेलरी लेजिस्लेशन है इलेक्शन के बारे में उसको अमेंड करना है। तो क्या इसका ये मतलब है कि जो लोग ये कॉन्स्टिट्यूंसी इन एक्साइल की बात करते हैं, they are wanting to take the poor, troubled, miserable Hindus of Kashmir who are in exile for a life? अरे 50 साल भी नहीं हो गए, कोई नहीं कर सकता है हिंदुस्तान। अगर इंडियन पार्लियामेंट ने ये किया कि कभी, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि in accordance with the principles of national justice, equity and possibly
convention in international law. There is no such thing as territorial constituency. इसलिए बैठो लेजिस्लेशन किया इंडियन पार्लियामेंट ने, हमें किया है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको काटो, डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ये होने वाली बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि इस पर बड़ी बहस चलेगी। कई जगह मैंने लोगों को समझाया कि भाई इस तरह से बात है, इस तरह से बात है, आप देख लो किसी जगह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, आप छोड़िए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री